नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मास्टरमाइंड, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले ही क्षण हर एक का शरीर हरकत में आ गया और हर एक के हलक से चीख उबल पड़ी। सभी अपना अपना सिर थाम कर चीख रहे थे। किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं था कि वे उस शख्स को रोकने के लिए वहां तैनात थे। इसी के साथ ये साबित हो गया कि मानवीय सुरक्षा व्यवस्था उसके सामने बेकार थी। लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मानवीय व्यवस्था के भरोसे थी भी नहीं। यही समय है पायलट रहित ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टरों को सक्रिय करने का। उसने नीचे मौजूद सभी गार्ड्स को बेबस कर दिया है। हेलीकॉप्टर तुरंत ही सक्रिय हुए। चुम चुम उनका हमला हुआ, लेकिन बेकार साबित हुआ और अगले ही पल हमलावर हेलीकॉप्टर खुद बेकार हो गए। वहीं हवा में ही खड़े रहो। हेलीकॉप्टर हवा में ही जाम होकर रह गए। लेकिन उस शख्स को रोकने के लिए अभी एक सुरक्षा व्यवस्था और बाकी थी। खट 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 वे स्वचालित लेजर गने जो जमीन से बाहर आ गई थी और गरज उठी थी। ओह, लेजर गने! इनके हमले के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। कोई बात नहीं, अभी इसका इलाज करता हूँ। उसकी उंगलियां अपने यंत्र पर नाची और अगले ही क्षण शेर के भांति गरजती गने चूहिया बन गई। अब उसे आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं था। धड़ाक! अभी भी उसे रोकने के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम था, और वो था परमाणु। सही पहचाना। वैसे अगर नहीं भी पहचानता तब भी मैं इनाम में तुझे ये लाते ही खिलाता। धाड़! वो तेजी से संभला। ये लड़ाई लात घूसों की है भी नहीं, और ना तेरी इन पावर्स की है। ओह, मेरे बेल्ट में होती सरसराहट बता रही है कि वो किसी तरह मेरे बेल्ट को खराब करना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे बेल्ट में कोई घुसपैठ ना कर सके, मैं इसकी तैयारी करके आया हूँ। ओह, उसने बड़ी आसानी से परमाणु रस्सियों को बेकार कर दिया। वैसे सही कहूं तो ये लड़ाई है ही नहीं, ये तो एक ऐसा टकराव है जिसमें तेरी हार निश्चित है। और ये बात तो अभी समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो तुझे हार के साथ मौत भी मिलेगी। ओह, उसकी छाती पर पीठ उसका यंत्र मेरे किसी भी वार को उस तक नहीं पहुंचने दे रहा है। लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि मैं इसे स्पेस प्लान तक नहीं पहुंचने दूंगा। ओह! अचानक भौचक्का रह गया परमाणु, क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने अपना हर दावा खोखला होता नजर आ रहा था। ओह, उसे रोकने के लिए ये जितनी भी लैंड गनें लगाई गई थी, अब वे सभी मुझे निशाना बनाने की फिराक में हैं। और ये सब उसके यंत्र की वजह से हुआ है। ओह, जमीन पर रहकर इनसे इस तरह बचते रहने का मतलब है अपने आप को मुसीबत में डालना। इसलिए इनसे बचने का सीधा सा तरीका है मैं कुछ देर के लिए जमीन ही छोड़ दूं। जल्द ही ये गने गरज कर अपने आप ठंडी हो जाएंगी। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए परमाणु जमीन छोड़कर आकाश में आ गया। लेकिन परमाणु को तुरंत ही पता चल गया कि वो आकाश में भी सुरक्षित नहीं था। ओह नो! अब तक जो हेलीकॉप्टर हवा में स्थिर खड़े थे, अब वे सभी सक्रिय हो गए हैं मुझे खत्म कर देने के लिए। ओह! परमाणु को आकाश में भी मौत से जूझना था और जमीन पर भी, लेकिन उसे किसी से भी नहीं जूझना था। इसलिए उसके कदम आगे ही बढ़ते जा रहे थे। वो अंदर पहुंच चुका है। अब उसे स्पेस प्लान हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ
मैं इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन तब जब मैं ऊपर और नीचे मौजूद मुसीबतों से बचकर अंदर पहुँच जाऊँ। और चूंकि ये काम इतना आसान नहीं है, इसलिए अंदर जाने के लिए मुझे जान की बाजी लगानी होगी। परमाणु ने सीधे सीधे मौत के मुंह में छलांग लगाने की हिम्मत की थी। और जब जब कोई ऐसी हिम्मत करता है तो ऊपर वाला उसके साथ जरूर होता है। वो परमाणु के साथ भी था, तभी तो परमाणु सभी मुश्किलों के बीच से होता हुआ, उन्हें मात करता हुआ उनके पार जा पहुंचा था। ये स्पेस प्लान तेरे नापाक हाथों में अच्छा नहीं लगता। मेरे वार से यह बौखला गया है। अब मेरे पास मौका है कि मैं अगला बार इसकी सबसे बड़ी ताकत इस यंत्र पर करूं। मेरा यंत्र काम नहीं कर रहा। मेरा वार ने इसका हाजमा बिगाड़ दिया है। सिर्फ कहा, सही कहा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इसी यंत्र के सहारे ही लड़ने नहीं आया। तुझसे निपटने के लिए मैं एक दूसरा हथियार भी अपने साथ लाया हूं। ये तेरे मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी पर हमला करके तुझे अपना शिकार बनाएगा। उफ! परमाणु कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसे अपना सिर थामने के लिए मजबूर होना पड़ा। परमाणु के हलक से चीख ऐसे निकली जैसे हलाल होते बकरे के हलक से निकलती है। इस हथियार की वजह से तेरे सिर में होता भयंकर दर्द तुझे सब कुछ भुला देगा। परमाणु, अब तू मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं स्पेस प्लान को लेकर चला। परमाणु उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन उसके हाथ में मास्क के सिवा कुछ नहीं आया। मास्क उतरने के बाद परमाणु के सामने जो चेहरा था, उसे देखकर परमाणु ऐसी हालत में भी चौंका, लेकिन सिर्फ एक पल के 100वें हिस्से के लिए। फिर सिर की पीड़ा ने उसे दिन दुनिया से बेखबर कर दिया। अब देरी थी तो सिर्फ परमाणु के सिर के टुकड़े टुकड़े होने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पहुंची प्रणयंका ने ऐसा नहीं होने दिया। परमाणु को मार देने वाला यही वो यंत्र है जिसके बारे में अजय ने मुझे सूचना देकर इसे खत्म करने के लिए ये विशेष गन मेरे पास पहुंचाई थी। उफ! अजय ने एक बार फिर तुम्हें बचाने के लिए सही समय पर भेज दिया। पूरी तरह सामान्य होते ही परमाणु के मुख से निकले वे शब्द, तुम्हें अभी अपने भाई अजय पाठक से मिलना होगा ममता। क्यों? तुम्हें उस तक मेरा एक मैसेज पहुंचाना होगा अभी। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला तो स्पेस प्लान दुश्मनों के हाथ में पहुंच जाएगा। इसलिए सिर्फ तुम्हें अजय पाठक के पास जाना है और ध्यान से सुनो, उसे क्या मैसेज देना है। जल्द ही। ममता, तुम यहाँ इतने सारे बच्चों के साथ? ये सभी हंसते खेलते और खुश बच्चे हैं अजय। ये आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मुझे इन्हें तुम्हारे पास लाना पड़ा, क्योंकि तुम एक सुलझे बुद्धिजीवी के साथ साथ उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी हो। तुम जरूर इनकी कोई ना कोई सहायता कर सकते हो। मैं इनकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? तुम्हें सिर्फ इनकी नहीं बल्कि देश के इन जैसे लाखों बच्चों की सहायता करनी है अजय, क्योंकि इनके साथ साथ वे सब भी अनाथ होने जा रहे हैं। इनका भविष्य, इनका वर्तमान, सभी कुछ अंधकार में खोने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है ऐसा? ये मैं नहीं जानती। परमाणु ऐसा कहता है। परमाणु ऐसा कहता है? हाँ, और शायद तुम जानते हो परमाणु ऐसा क्यों कहता है। ओह! वे सब कहकर ममता वहां से चली गई थी। क्या मालूम था उसे कि वे कुछ शब्द अजय पाठक के लिए लाखों बम साबित हुए थे। ऐसे बम जो लगातार अजय पाठक के मस्तिष्क में धमाका कर रहे थे। इधर परमाणु धमाके करने पहुंचा था। स्पेस प्लान तूने अपने पास मंगा तो लिया प्रिंसिपल, लेकिन तू इसे विदेशियों के नापाक हाथों में नहीं सौंप पाएगा। परमाणु यहाँ कैसे पहुंचा?
स्पेस प्लान ने मुझे यहाँ पहुँचाया क्योंकि मैंने स्पेस प्लान के साथ एक सूक्ष्म ट्रांसमीटर फिट किया हुआ था। उसी की फ्रीक्वेंसी को रीड करता हुआ मैं यहाँ आ पहुँचा। ऐसा है तो अब तुझे यमराज के पास पहुँचना होगा और वहाँ तुझे पहुँचाएगी मेरी फ्लाइंग एटॉमिक फोर्स। ओह बड़ुम! ओह, ये एटॉमिक बॉल तो मेरे ट्रांसमिट शरीर के कणों पर भी प्रहार कर रहे हैं और मेरे इस रूप में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ओह, एक बार जो परमाणु उनकी चपेट में आया तो फिर ना संभल सका। तू घिर गया परमाणु, मौत के घेरे में। अब तेरी जिंदगी खत्म। नहीं नहीं, तुमने फ्लाइंग एटॉमिक फोर्स को खत्म करके परमाणु को बचा लिया। समझा, तुमने ऐसा जरूर इसलिए किया होगा ताकि तुम परमाणु को अपने हाथों से खत्म कर सको। चलो आगे बढ़ो, अपनी ये इच्छा पूरी कर लो। नहीं, परमाणु नहीं मरेगा, क्योंकि अगर परमाणु मर गया तो तुझ जैसे शैतान अपने नापाक मंसूबे से सारे देश को तबाह कर डालेंगे। ये तू क्या कह रहा है अजय पाठक? जानता है तेरे ये सब क्या कह ढा सकते हैं। हाँ, जानता हूं कि अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी तो तू मेरे मासूम बेटे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। कर दे, अब मुझे परवाह नहीं। मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं समझ चुका हूं कि अगर मैंने अपने एक बेटे को बचाने के लिए परमाणु को मार डाला तो करोड़ों बेटे नहीं बचेंगे। देश के करोड़ों बच्चों को बचाने के लिए मैं अपने बच्चे का बलिदान देने को तैयार हूं। अब तेरा बेटा नहीं बचेगा पाठक। वो मेरे जिन आदमियों के कब्जे में है वे इसे मार डालेंगे। कैसे मारेंगे? मैं इन्हें बेहोश करके बच्चों को ले आई हूं। गुड वर्क प्रियंका। अब तेरा खेल खत्म हुआ प्रिंसिपल। धार! परमाणु की इस बार ने प्रिंसिपल के होश गुम कर दिए। अब मुझे माफ कर देना परमाणु। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा ही दुश्मन बन बैठा। मेरा दुश्मन होकर भी तुमने कई बार मेरी जान बचाई। इसी से यह साबित होता है कि तुम गलत नहीं थे। हालात ने तुम्हें गलत बना दिया था, लेकिन मेरे माफ करने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो किया उसने तुम्हें कानून का मुजरिम बना दिया है। मेरा बेटा सही सलामत है। अब मैं अपने कर्मों की कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारी चचेरी बहन ममता के पास एकदम सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा कोई बेटा भी है। ये बात कभी सामने नहीं आई। मेरे सिवा ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि मैंने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही नैन्सी नामक एक लड़की से शादी कर ली थी। दुर्भाग्य से नैन्सी एक बेटे को जन्म देकर चल बसी। तब मैंने ही इसका पालन पोषण किया। इसकी तमन्ना थी कि मेरा नाम का सितारा सारी दुनिया में चमके। उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं इसे अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका के एक हॉस्टल में भर्ती करवा कर भारत वापस आ गया। पता नहीं प्रिंसिपल ने इसे कैसे ढूंढ लिया। प्रिंसिपल जैसे अपराधियों की लाखों आंखें होती है जो इनके मतलब की किसी भी चीज को ढूंढ निकालती है। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम जब जेल से वापस आओगे तो अपने प्यारे बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए नए उत्साह और सच्ची लगन से जुट जाओगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।